रवीना घर में आए मेहमानों को देखकर अपनी सास शारदा जी के लिए नाश्ते की प्लेट सजा कर लाई। लेकिन शारदा जी बहू की चालाकी समझ गई थी। उनका स्वाभिमान जैसे जाग उठा था। उन्होंने पराठों को हाथ भी नहीं लगाया और नाश्ते की प्लेट को पीछे सरकाते हुए कहा, बहू, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तो तुझे समझ में क्यों नहीं आता? मैं नहीं खाऊंगी। मैं तुम लोगों की सारी चालाकी समझ गई हूँ। शारदा जी ने गुस्सा करते हुए कहा, लेकिन फिर भी रवीना ने उनके गुस्से को दरनिकार करते हुए बनावटी आवाज़ में चिंता दिखाते हुए कहा, माँ जी, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इतना सुनना था कि शारदा जी एकदम से भड़क उठी, ओह बहू, अब बस भी करो, झूठ और दिखावे की भी एक हद होती है। शारदा जी समझ रही थी कि बहू अपनी बुआ सास को सुनाने के लिए ही इतनी मधुर आवाज़ में बात कर रही है, वरना तो उसकी आवाज़ में कांटे ही लगे होते हैं। इधर रवीना मन ही मन सोच रही थी कि बस और 2 दिन कैसे भी करके कट जाएं, उसके बाद तो बुआ जी और फूफा जी चले ही जाएंगे। फिर इस बुढ़िया की कौन इतनी चाकरी करेगा? और शायद शारदा जी अपनी चालाक बहू के मनोभावों को अच्छी तरह समझ रही थी कि उसका अगला कदम क्या होगा। वो अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि तभी उनका पोता गोलू आकर उनके गले से लिपट गया। अपने दुलारे गोलू का स्नेहिल स्पर्श पाकर शारदा जी का हृदय पिघल गया। गोलू ने दादी के गाल सहलाते हुए कहा, दादी, आप जल्दी खाना खाओ ना, फिर आप मुझे कहानी सुनाना और मेरे साथ खेलना। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूँगा। तभी पास बैठी शारदा जी की ननद सुमित्रा जी ने भी कह दिया, अरे भाभी, बहू और तुम्हारी नोक झोंक तो चलती रहेगी। अब तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। तो शारदा जी को भी उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि एक तो उनका प्यारा पोता गोलू उनसे कह रहा था और दूसरा वो अपनी ननद सुमित्रा जी के सामने भी बुरी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि एक सुमित्रा जी ही थी जो उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी, वरना बाकी सभी रिश्तेदारों को तो बेटी और बहू ने अच्छे अच्छे और महंगे महंगे उपहार और पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया था। शारदा जी ने सुमित्रा जी से कहा, आप भी आइए दीदी, साथ में नाश्ता करते हैं। तो उनका आग्रह मानकर सुमित्रा जी भी उनके बगल में आकर बैठ गईं और दोनों नाश्ता करने लगीं। उधर रवीना बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम बुआ जी के सामने उसका इंप्रेशन अच्छा रह गया और माँ जी कुछ कह नहीं पाई। इधर नाश्ता करते हुए सुमित्रा जी ने कहा, सच में भाभी, तुम्हारी बहू में और कोई गुण हो ना हो, पर एक बात है कि वो खाना तो बहुत अच्छा बनाने लगी है। सही कहती हो जीजी, और वो लोगों को मूर्ख भी बहुत अच्छा बनाती है ना। चाहते हुए भी शारदा जी की आवाज़ में एक दर्द सा उभर आया था, जिसे सुमित्रा बुआ ने बहुत अच्छी तरह देखा था। लेकिन उसे अनदेखा करते हुए वो खाने की तारीफ करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभी फिर से सास बहू में कोई महाभारत छिड़ जाए। सुमित्रा जी ने बड़े प्यार से अपनी भाभी को अपने हाथ से एक और खिलाते हुए कहा, सच में भाभी, काश आज भैया जीवित होते तो उन्हें अपने परिवार को देखकर कितनी खुशी होती, और वो इस नटखट गोलू के साथ तो खेलकर कितना आनंदित होते। अच्छा ही हुआ जीजी जो वो इस दुनिया में नहीं है, वरना आज वो भी मेरी तरह रो रहे होते और अपनों को ही ठगे जाने से बिल्कुल अंदर ही अंदर ख़त्म हो चुके होते। आज तो शारदा जी के मन की कड़वाहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद पिछले 2 साल में उन्होंने बहुत कुछ सह लिया था, जो कि अपने पति के रहने पर वो नहीं सहती थी, पर आज उनके मुंह से ना चाहते हुए भी सारी कड़वी बातें निकल रही थी, जो सुमित्रा जी अच्छी तरह से समझ रही थी कि एकांत का इंतजार कर रही थी कि भाभी के साथ उन्हें एकांत मिल जाए तो उनके मन की व्यथा समझ सकें। इसलिए धीरे से बोली, कोई बात नहीं भौजी, हैरान परेशान न होइए, अभी अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं, रात में हम दोनों ननद भौजाई एक साथ खूब बतियाएंगी। शारदा जी और सुमित्रा बुआ दोनों में बहुत ही अपनापन था। जब उनकी यही भाभी ब्याह कराई थी तो सबसे पहले अपनी ननद सुमित्रा से ही उनकी दोस्ती हुई थी, जो आज तक कायम है। बस भौजी, अब तनिक हंस भी दो, तुम खुश रहा करो, बस हमको और कुछ ना चाहिए। सुमित्रा जी अभी भी शारदा जी को हल्का करने के लिए मजाक किए जा रही थी, लेकिन इधर शारदा जी के मन में कुछ था जो कि बाहर आने को बेताब था। अभी भी वो न रह पाई, वो बोल ही पड़ी, बस जीजी, एक आप ही हैं जो ये चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, वरना इस घर में बाकी लोगों को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये कब ये बुढ़िया टन बोले और कब इस सारी संपत्ति पर अपना हक जमाए। बस भौजी, अब ये सब छोड़ो ना, चलो कुछ और बातें करते हैं। समझदार और अनुभवी सुमित्रा बुआ ने रवीना के चेहरे का रंग बदलता हुआ देख लिया था, इसलिए बड़ी कोशिश करके उन्होंने विषय बदल दिया और बातचीत का विषय कहीं और मोड़ दिया। ऊपर से बड़े ही प्यार से रवीना से बोली कि जाओ बहू, 2 कप चाय बना लाओ, तुम्हारे हाथ की चाय भी
पीकर देख लेते हैं। लेकिन उस समय रवीना को उन दोनों की बातें सुनने की पड़ी थी, इसलिए वो वहाँ से उठना नहीं चाहती थी। लेकिन अब सुमित्रा बुआ ने कहा था तो उठना ही था, और वैसे भी उसे सुमित्रा बुआ की नज़रों में एक अच्छी बहू साबित होना था। इसलिए मन मारकर वो चाय बनाने के लिए उठ गई। इधर सुमित्रा बुआ के मन में कुछ बात थी जो वो अपनी भाभी से पूछना चाहती थी। बस उन्हें एकांत की प्रतीक्षा थी। रवीना ने बड़ी मुश्किल से दोनों ननद भाभी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा था, किंतु इस समय भी बैठक में पवन और फूफा जी दोनों बैठे थे, तो ये समय दोनों के बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए सुमित्रा जी शारदा जी से कुछ बाहर की ओर औपचारिक बातें करने लगी। लेकिन तभी शारदा जी ने फिर से कहा, जी इन दिनों में छोटी छोटी बात पर रोना आ जाता है। समझ में नहीं आता मुझे क्या होता जा रहा है। किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। बस ये एक गोलू ही है, इसे देखकर ही जी रही हूँ। लेकिन बहू इसे भी मेरे पास नहीं आने देती। वो तो तुम आई हो इसलिए बहू गोलू को मेरे पास आने दे रही है और कुछ देर छोड़ रही है, नहीं तो गोलू को भी बस अपने ही से ही चिपकाए रखती है, जैसे कि मैं कोई डायन हूँ और अपने ही पोते को खा जाऊंगी। ये सब कहते हुए शारदा जी को आश्चर्य हुआ कि सुमित्रा जी ने उसकी बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया कि रवीना अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है और उसके पोते से भी दूर कर रही है। लेकिन सुमित्रा बुआ बहुत समझदार और व्यवहारिक थीं। उन्होंने संयुक्त परिवार में रहकर काफ़ी सारा नाटक देखा था, इसलिए इस वक्त भी वो बात को नहीं बढ़ाना चाह रही थी। सुमित्रा जी अपने ज़माने की पढ़ी लिखी थी। अपने गांव में वो सबसे पहले ग्रेजुएट की थी, इसीलिए गांव में तो उनका दबदबा ही था और अब इस घर में भी उनकी काफ़ी चलती थी। यहाँ तक कि उनका भतीजा पवन भी उनसे डरता था और पवन की देखा देखी रवीना भी अब थोड़ा उनसे बचकर रहने लगी थी। उनके सामने अपना इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन वो दोनों भले ही कितनी भी अच्छे बन जाएं, वो तो अपनी भाभी के चेहरे की लकीरें देखकर और आंखों का सूनापन देखकर ही समझ गई थी कि उनके बेटे और बहू कितने पानी में हैं। वो तो बस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए कब से माहौल को सामान्य और हल्का करने की कोशिश में बीच बीच में हल्के हल्के मजाक कर रही थी और शारदा जी का मूड अच्छा रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो तो अपने पति के साथ चली जाएगी, पीछे से भाभी को तो अपने बेटे बहू के साथ ही रहना है। इसलिए वो भरसक कोशिश कर रही थी कि सास बहू के बीच कोई कड़वाहट ना आए। रात को सोते समय सुमित्रा जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आपके कंगन कहाँ गए? इतना सुनते ही शारदा जी की आंखें भर आईं। क्या हो गया भाभी, आप रोने क्यों लगी? क्या हो गया भाभी, आप रोने क्यों लगी? अब दीदी आपको क्या बताऊं, उस कंगन की कहानी भी कोई त्रासदी से कम नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, ना बताना हो तो मत बताओ, लेकिन आप रो मत। आप नहीं जानती कि आपके रोने से हमारा कलेजा एकदम छलनी हो जाता है। अरे जीजी, कलेजा तो उस दिन मेरा छलनी हुआ था जिस दिन बेटे ने जबरदस्ती वो कंगन हमसे तुरवाए थे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? पवन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और कुछ मत पूछिए जीजी, ये जो बहू आपको बहुत सीधी सादी लगती है ना, बहुत चालाक है। शारदा जी ने साहस करके बोलना शुरू किया। बस इस बहू की झूठी शान और त्रिया चरित्र की क्या ही कहूँ। बहू के मायके में उसके भाई की सगाई थी और उसे अपने मायके में दिखाना था कि उसकी शादी कितने अच्छे घर में हुई है, इसलिए उसने जिद करके मुझसे मेरे पुश्तैनी गहने निकलवा लिए। लेकिन उस वक्त बोली थी कि भाई की शादी के बाद मुझे वापस लौटा देगी, तो फिर लौटाए उसने गहने। उसके भाई की शादी को तो लगभग 8 महीने होने को आए हैं, बुआ जी ने बीच में टोकते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, अरे जीजी, उसके आगे की कहानी तो आप ना ही सुनो तो अच्छा है। आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे कि मेरा मन आज तक ये विश्वास नहीं कर पाया कि वो सारे गहने चोरी हो गए। ये आप क्या कह रही हो भाभी, सारे गहने चोरी हो गए? क्या बहू ने उनको संभाल कर नहीं रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे गहने बहू ने हड़प लिए हों और चोरी हो जाने का झूठा बहाना बना लिया? ओ जी, उसका दिमाग कितना चलता है कि क्या बताऊं। बेटे ने मेरे बैंक अकाउंट में ही बदलाव करवा कर नॉमिनी की जगह अपना नाम मेरे साथ ज्वाइन करवा लिया। कहते कहते शारदा जी का गला भर आया, तो बुआ जी ने आगे बढ़कर शारदा जी को गले से लगाते हुए कहा, अब बस करो भाभी, अब आप रोएंगी नहीं बल्कि मजबूत सी से खड़ी होंगी और इन दोनों को इनकी करतूतों के लिए रुलाएंगी। तभी शारदा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपको क्या बताऊं जीजी, बेटे के आने से पहले ही मुझे एक रोटी खिलाकर सोने को बोल देती है और फिर खुद पति के साथ 56 भोग बनाकर खाती है। और जब बेटा पूछता है कि माँ ने खाना खा लिया, तो कहती है कि माँ जी को भी यही सब दिया है, वो खाकर अपने कमरे में आराम कर रही हैं।
तो बेटा भी आश्वस्त होकर खाने लग जाता है और मैं अपने कमरे में खाने की खुशबू सूंघ कर ही संतुष्ट हो लेती हूँ और ऊपर तक चादर ओढ़कर अंदर ही अंदर रोती रहती हूँ कि अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे ढंग से भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। बुढ़ापे में कोई किसी को नहीं पूछता दीदी, बिल्कुल अकेली सी होकर रह गई हूँ। इसलिए कभी कभी सोचती हूँ कि आपके भैया के साथ ही भगवान मुझे भी इस दुनिया से उठा लेता तो कितना अच्छा होता। उनकी बात तो ये दुनिया इतनी ख़राब लग रही है कि क्या बताऊँ। अब तो हर एक चीज़ बदल गई है। मुझे लग रहा है कि जब वो थे तब सब कुछ था, अब जबकि वो नहीं है तो ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। पूरे घर में तला भुना सब बनता है, पूड़ियाँ बनती हैं, कचौड़ियाँ बनती हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस वही सूखी रोटी और पानी वाली दाल ही बनती है। कहते हुए शारदा जी सुमित्रा जी की तरफ देखने लगी और बोली, जी शायद आपको लगता होगा कि मैं सठिया गई हूँ ना। आप भी सोच रही होगी कि कितनी लालची हो गई है आपकी भाभी, सिर्फ खाने की ही बात किए जा रही हैं। पर क्या करूँ दीदी, मेरा बड़ा मन करता है कि अपनी पसंद का कुछ खाऊं, कभी कुछ चटपटा सा बनाऊं और नहीं तो कम से कम बाहर से ही कुछ मंगवा लूं। लेकिन बहू के व्यंग वाड़ों से डर लगता है कि कहीं वो ये ना कह दे। अब लालच इतना बढ़ गया है कि बुढ़िया बाहर से मंगाकर खाने लगी है, इसीलिए वो जो देती है वही मन मार कर खा लेती हूँ। तो भाभी आप अपने कमरे में खाने का कुछ सूखा सामान जैसे नाश्ते का सामान, कुछ नमकीन और फल वगैरह क्यों नहीं रख लेती? इतना भी क्या बहू से डरना? बुआ जी ने थोड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा तो शारदा जी की आंखें भर आईं। उनकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, आपको क्या बताऊं जीजी, मैं अपने ही घर में इतनी उपेक्षित हूँ कि एक नौकरानी से भी बेहतर जिंदगी जी रही हूँ। अब सुमित्रा जी से और नहीं रहा गया तो उन्होंने कहा, भाभी आप ये सब बातें बेटे को क्यों नहीं कहती? क्या बेटे को पता है? अब जीजी ये सब बातें बेटे को क्या बताऊं? हाँ, हर रविवार को किसी की भी छुट्टी के दिन जब भी बेटा घर होता है तो वो दिन मेरे लिए त्योहार की तरह होता है, क्योंकि उस दिन तो बहू मुझे भी वही खाना परोसती है जो खुद खाते हैं, ताकि उसकी करतूतों का किसी को पता न चल जाए। वरना बहू तो ये चाहती ही नहीं कि मैं जिंदा रहूं, वो तो बस मुझे जल्दी इस दुनिया से विदा कर देना चाहती है। अब दिन प्रतिदिन इसी वजह से तो मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। पर ये सब बातें क्या बताने की हैं? लोग तो सुनकर यही कहेंगे कि देखो इस बुढ़िया को खाने की पड़ी है, इसलिए मैं जो मिलता है रूखा सूखा खा के चुपचाप पानी पीकर सो जाती हूँ। जब बहू ही ऐसी है तो हो सकता है मेरा बेटा भी यही चाहता होगा कि मैं जल्दी से इस दुनिया से चली जाऊँ। शारदा जी ने कहा तो बुआ जी उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोली, नहीं नहीं भाभी, बेटा ऐसा कभी नहीं सोच सकता। मेरा मन तो यही गवाही देता है कि बहू की माँ ने उसके कान भर डाले होंगे, वरना बहू भी ऐसी नहीं सोच सकती कि वो अपनी सास को ही अलविदा कर दे। और रही बात पवन की, तो पवन को तो ऐसा हरगिज नहीं सोच सकता। सुमित्रा जी की बात सुनकर अब शारदा जी ने खुद को समेटना शुरू कर दिया। उन्हें लगा इतना भी खुलकर किसी से बात करना सही नहीं है। कोई उनके मन की बात नहीं समझेगा, चाहे वो कितना भी दिल खोल कर रख दें। लेकिन खुद अपने ही बेटे की बुराई करने में उनका भी जुबान कट रही थी। इतना बड़ा सच वो कैसे बता सकती थी कि उनके बेटे के मन में भी अपनी माँ के लिए कोई प्यार नहीं है? वो कैसे बताएं कि अब बेटे की नज़रें भी बदलने लगी हैं अपने बेटे के व्यवहार से। साफ लगता है कि उसे अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है, पर वो मन में यही सोच रही थी कि ये तो उसके हिस्से की बात है और उनके हिस्से की लड़ाई है जो उन्हें खुद ही लड़नी होगी। सोचने लगी कि माँ सही कहती थी कि अपने मन की व्यथा मन में ही रखना, लोगों को बताने से सिर्फ हंसेंगे, दुख बांटने कोई नहीं आएगा। इसीलिए सुमित्रा जी चुपचाप सोने का उपक्रम करने लगी। लेकिन उन्हें चुप देखकर और गंभीर देखकर बुआ जी ने भी कह दिया, भाभी बाकी सारी जो भी बातें हैं इन सब का खुलासा कल होगा, सब मिलकर बैठेंगे और सारी बातें खुलकर करेंगे, तभी इस समस्या का समाधान होगा। अब आप फिक्र मत करो और सोने की कोशिश करो। सुमित्रा जी की बात सुनकर शारदा जी थोड़ी चिंतित होकर बोली, वो तो ठीक है जीजी, लेकिन आप और महेश जी ज़रा ध्यान से ही बात करना, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटा भी थोड़ा थोड़ा बहू से डरता है। पता नहीं बेटे को पूरी बात पता है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो वो भी समझता ही होगा और चुप रह जाता होगा, क्योंकि उसे भी लगता होगा कि अब तो माँ से सारा काम तो निकल ही चुका है। अब माँ दुनिया से जाए तो जाए, उसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। मकान तो वो अपने नाम कर ही चुका है। उसके पिता की कई सारी LIC थी,
कुछ एफडी थी, वो सारे पैसे तो बेटा अपने नाम कर ही चुका है। और जीजी, उनके जीते जी मैंने कभी कोई कागज पत्र नहीं देखा। वो मुझे कितना कहते थे कि मेरे बैंक की रुपए पैसे की पूरी खबर रखा करो, कभी जो मैं नहीं रहा तो तुम्हारे काम आएगा। पर तब तो मैं उनके मुंह पर हाथ रखकर कहती कि ऐसी बातें मत कीजिए, देख लीजिएगा मैं आपसे पहले जाऊंगी। और फिर मुझे तो अपने राजा बेटे पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं इतरा कर बोलती थी कि हमारा बेटा ना तो हमारे साथ कभी बुरा कर सकता है और ना बुरा होते देख सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब मैं ही मूर्ख बन गई हूँ। अब जो बेटे और बहू कहते हैं वो सब मानना पड़ता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे किस बैंक में और कहाँ कहाँ जमा कर रखे हैं। अब सब उनके नाम हो गया है तो मैं कर भी कह सकती हूँ। तभी तो जो रूखी सूखी पकड़ा देती हैं, बहू वही खाकर गुजारा करना पड़ता है। वैसे तो सुमित्रा जी उनकी बात और सुनना चाहती थी, लेकिन तभी उन्होंने बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उन्हें लगा कि शायद रवीना या पवन में से कोई उनकी बात सुन रहा है, इसलिए उन्होंने थोड़ा जोर से ये कहा, बहुत बातें हो चुकी हैं भाभी, अब हम लोग कल बातें करेंगे, आप सोने की कोशिश करो। तभी सुमित्रा जी की बात से अनजान शारदा जी फिर से बोली, जीजी, और वैसे अगर आपने बहू को कुछ ज़्यादा कठोर बातें कह दी तो आप लोग जब चले जाओगे तो आपके पीछे से वो मुझे और भी तंग करेगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे रहना तो उसके साथ ही है। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया तो कल को ही हो सकता है दोनों मुझ पर और भी अत्याचार करने लगें, इसीलिए कुछ सोच समझ कर ही बात करना ठीक है। भाभी, बस सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो, हम खुलकर सारी बातें करेंगे और बहू और बेटे को तो बताना ही पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं। अब आप सोने की कोशिश करो। पर शारदा जी की आंखों में नींद कहाँ थी, वो तो बस यही सोच रही थी कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। जीजी ने बेटे और बहू को कुछ ज़्यादा ही कह दिया तो कहीं आमने सामने वाली लड़ाई ना हो जाए। कुछ देर तक ऐसे ही सोच में डूबी हुई शारदा जी को कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। भाभी के सो जाने के बाद सुमित्रा जी बहुत ही संभल कर उठी और दबे पांव अपने पति महेश जी के कमरे की तरफ पड़ गईं और अंदर जाकर उन्हें हिलाकर उठाया तो वो चौंक कर उठे। क्या हुआ सुमित्रा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? महेश जी ने कहा तो सुमित्रा जी धीरे से बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। और कुछ ही देर में उन्होंने शारदा जी के बेटे बहू की सारी बातें अपने पति महेश जी को बता दी। तो दोनों ने प्लान बना लिया कि कल सुबह हमें क्या करना है। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद महेश जी ने पवन से कहा, पवन, क्या तुम आज अपनी गाड़ी घर पर छोड़कर जा सकते हो? अगर तुम आज ऑफिस किसी प्राइवेट टैक्सी या कैब से चले जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि आज थोड़ा मैं और तुम्हारी बुआ बाजार जाएंगे और साथ में भाभी को भी घुमा लाएंगे। पवन के लिए तो ये एक विस्फोट था ही। उधर रसोई में खड़ी रवीना के कान भी खड़े हो गए। अरे ये क्या कह रहे हैं फूफा जी? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि घर की गाड़ी मांग रहे हैं? मन ही मन बड़बड़ाते हुए वो रसोई से बाहर आ गई। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि पीछे से गोलू रो रहा है। बस अपने पैर पटकते हुए गोलू को डांटते हुए अपने कमरे में चली गई। पवन भी रवीना के पैर पटकने के हिसाब से समझ गया था कि रवीना नाराज हो गई है और अब तो उसकी खैर नहीं, इसलिए उसके पीछे पीछे कमरे में जाने के लिए बहाने ढूंढने लगा। इधर गैस पर रखा हुआ दूध उफल रहा था तो उधर कमरे के अंदर रवीना का गुस्सा उफल रहा था। हद हो गई बेशर्मी की, इन्होंने तो इस घर को अपना ही समझ लिया है। आखिर इनकी तुमसे गाड़ी मांगने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी माँ जी को बाहर घुमाने के लिए? सच में इनके तो बुढ़ापे में भी शौक खत्म नहीं होते। लगता है कि आपकी माँ बुढ़ापे में और भी जवान होती जा रही हैं। पवन जैसे ही कमरे में पहुंचा तो प्राची ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तभी पवन ने कहा, रवीना, तुम्हें पता नहीं, ये जो हमारी बुआ जी हैं ये बहुत ही चालाक हैं और फूफा जी भी उन्हीं की जुबान बोलते हैं। मुझे तो लगता है उनको कहीं हम पर शक तो नहीं हो गया है। अगर इन्हें हम पर शक हो जाएगा फिर तो हम इस मकान पर भी कब्जा नहीं कर पाएंगे और माँ की सारी संपत्ति भी हमें उनके जीते जी नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी तुम चुप रहो। ये सुन रवीना ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ज़रा सोचो पवन, अगर माँ जी को रोज़ इतना स्वादिष्ट खाना खाने की आदत पड़ जाएगी तो कल को जब बुआ जी और फूफा जी चले जाएंगे तो उनकी उम्मीद तो यही रहेगी कि हम उन्हें ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खिलाते रहें। उनकी बात सुनकर पवन भी चिढ़कर बोला, अरे तुम छोड़ो ना ये खाना बना, अभी तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो माँ के दस्तखत करवाए हैं वो सब पेपर संभाल कर रखें और कोशिश करके बुआ जी और
फूफा जी को खुश रखें ताकि कोई भी ऐसी वैसी नौबत ना आए और बात ना बढ़ जाए। रवीना अभी भी पवन की बात से सहमत नहीं थी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने भी तपाक से कहा, मुझे समझ में नहीं आता पवन कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, जब घर हमारे नाम हो चुका है और माँ के गहने भी मैंने अपने पास रख लिए हैं, फिर किस बात का डर है। मुझे कोई डर नहीं है रवीना, बस मैं तुम्हें हकीकत समझाना चाहता हूँ। पवन ने कहा तो रवीना बोली, अगर तुम्हें डर नहीं है तो इस बार बुआ जी या फूफा जी कुछ भी कहें कि हम माँ जी का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं तो उन्हें कह देना कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएं। रवीना तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो, पवन ने कहा तो रवीना चिल्लाकर बोली, हाँ मुझे होश है कि मैं क्या बोल रही हूँ और तुम्हारी तरह बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। अब तक गोलू चुपचाप बैठा था, उसे शायद बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी रवीना को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक तमाचा गोलू के गाल पर जड़ दिया। पवन ने गोलू को उठाकर सीने से लगा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रवीना को कैसे समझाए। तभी बाहर से बुआ जी की आवाज़ आई, भाभी आज आप चाय बनाओ ना, आपके हाथ की चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। इतना सुनना था कि रवीना फिर से भड़क उठी और पवन से बोली, मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये बुआ जी हमारे घर में आग लगाने आई हैं? इनके तो शौक ही खत्म नहीं होते, कई बार घूमने तो कभी पराठे खिलाना तो कभी चाय बनाना। ये तो माँ जी को पूरी तरह बिगड़ कर ही दम लेंगी। गुस्से में रवीना कह जा रही थी तो पवन ने उसे समझा कर कहा, जरा धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। तुमको डरना है तो डरो, मैं इतनी डर कर नहीं रहूंगी। सही कह रही हो बहू, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुमने तो अपनी सास को डरा रखा है ना। ना बुआ जी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा तो अचानक रवीना अपना रंग बदलते हुए बोली, बुआ जी मैं इनको किसी और बात के लिए डांट रही थी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। माँ जी क्यों डरेंगी, और मैं उनको डरा कर नहीं रखती बल्कि उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। बहू की बात सुनकर बाहर से आती हुई शारदा जी में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि सुमित्रा जी और महेश जी का साथ पाकर उनके अंदर का स्वाभिमान भी जाग उठा था। इसलिए उन्होंने कठोर आवाज में कहा, बस करो बहू, झूठ और दिखावे की भी एक हद होती है। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। पर इतना याद रखना कि जिस मकान पर तुम अकड़ रही हो कि उसका मैंने बिल बना दिया है और बिल के अनुसार मकान पवन और तुम्हें मिलने वाला है। तो तुम एक बात याद रखना कि मैं अपने जीवित रहते जब चाहूँ वो बिल कभी भी बदल सकती हूँ। पल भर के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। सिर्फ नन्हे से गोलू की आवाज़ गूंज रही थी और वो दौड़कर दादी दादी कहते हुए शारदा जी की गोद में आ गया। शारदा जी ने बड़े प्यार से गोलू को अपनी गोद में उठाया और रवीना से कहा, मैं अपने पोते को लेकर जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। आज मैं रसोई में चाय बनाने जा रही हूँ, मुझे अपने हाथ की चाय पिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आज शारदा जी की आवाज़ में एक दृढ़ता थी, उनके व्यवहार में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ देर बाद पवन और रवीना जब अपने कमरे से बाहर आए तो शारदा जी ने उन्हें बहुत ही प्यार से चाय का कप पकड़ा दिया। थोड़ी देर पहले हुई कठोरता और बहस का कोई नामो निशान उनके चेहरे पर नहीं था और शायद उनकी इसी ममता को भांपकर रवीना ने हिम्मत करके कहा, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। उन्होंने सोचा था कि शारदा जी सब कुछ भूलकर उन्हें माफ़ कर देंगी और गले से लगा लेंगी, लेकिन इस समय शारदा जी एक माँ तो थी लेकिन उन साथ में अपने हक और अधिकार को लेकर जागृत हुई एक महिला भी थी। इसलिए उन्होंने बड़े ही संयत स्वर में कहा, गलती तो तुम लोगों से हुई है और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे से तुम दोनों ऐसी गलती ना करो, लेकिन बिल तो अब मैं बदलने जा रही हूँ। अब मेरे जीते जी घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर रहेगा और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो किसी ट्रस्ट के नाम कर दूंगी या किसी अनाथालय के नाम कर दूंगी। लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि पवन तुम मेरे बेटे हो तो ये घर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे नाम होगा। कानून में ये प्रावधान है कि मैं चाहूँ तो ये घर किसी के भी नाम कर सकती हूँ, इसीलिए इसे ग्रांटेड लेकर मत चलो। तुम दोनों के बर्ताव पर निर्भर करेगा कि इस घर पर तुम्हारा कितना अधिकार है। याद रखो ये घर मेरा है और अगर तुम लोगों ने यहाँ मेरा अपमान किया तो तुम लोग इस घर से जा सकते हो। एक साथ इतनी सारी बातें, वो भी इतनी दृढ़ता के साथ शारदा जी के मुंह से सुनकर उनके बेटे बहू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खैर पवन ने तो अपने पिता के रहते अपनी माँ की दृढ़ता देखी थी, उनका साहस भरा रूप और आत्मविश्वास भी देखा था और पिता के जाने के बाद
उनको टूटता हुआ भी देखा था। लेकिन रवीना के लिए अपनी सास का ये रूप बिल्कुल ही नया था। वो शारदा जी का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस समय चाय की मिठास में रिश्तों में भी मिठास आई हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, लेकिन रवीना और पवन को ये समझ में आ गया था कि अगर अब वो अपनी माँ के साथ गलत करेंगे तो उनके साथ भी बहुत गलत हो सकता है। पर रवीना अब भी पवन से यही कह रही थी कि ये सारी पट्टी बुआ जी और फूफा जी की पढ़ाई हुई है, वरना हमारी माँ जी तो भोली भाली है। उन्हें इतना कैसे पता होता। पवन को पहले से ही आत्मग्लानि हो रही थी। अब रवीना की बात सुनकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, बस करो रवीना, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मैं नाराज हूँ। याद रखना, वो हमें घर से निकाल भी सकती हैं। और अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने भी अपनी माँ के साथ गलत किया है। जरा सोचो, कल को गोलू भी हमारे साथ ऐसा करे तो हमको कैसा लगेगा। खैर, रवीना ने ये सब नहीं सोच रही थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि सास ने अगर इस घर से निकाल दिया तो सच में उन्हें मुश्किल हो जाएगी। अगले दिन सुबह शारदा जी, सुमित्रा जी और महेश जी जब सैर के लिए निकले तो बाहर एकांत पाकर शारदा जी बोली, सच कह रही हूँ जीजी, कल बेटे और बहू को इतना कुछ कहते हुए मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप दोनों ने मेरा इतना साथ दिया और सब चीज़ इतने अच्छे से समझाई कि उन दोनों को डांट कर अपनी बात कह पाई। तभी सुमित्रा जी ने कहा, बस भाभी, अब ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहना, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों अंदर से अभी नहीं बदले हैं। क्या पता शायद आगे भविष्य में बदल जाए, लेकिन अभी जो उनके अंदर बदलाव देख रही हो वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोच कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा अपना ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखना कि आपके साथ कुछ गलत या अन्याय ना हो, बाकी हम तो हमेशा आपके साथ ही हैं। तभी महेश जी ने कहा, और भाभी, हमारे अलावा आपके साथ कोई और भी है और वो है कानून। तो शारदा जी हल्के से मुस्कुरा दी। खैर, घर आने के बाद सुमित्रा जी और महेश जी अपने घर की ओर निकल गए। उस दिन के बाद नाश्ते की टेबल पर शारदा जी के लिए भी वही खाना लगता था जो सबकी प्लेट में होता था। आज अपनी विजय पर शारदा जी मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब खुद के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देंगी, और साथ ही साथ सुमित्रा जी और महेश जी का भी धन्यवाद कर रही थी कि अगर वो लोग नहीं आते तो वो कभी भी अपने हक की लड़ाई के लिए इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि वसीयतनामा कभी भी बदला जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हर इंसान को हमेशा अपने हक और अधिकार के बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि कभी भी उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।